नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट की अब उनके मेडिकल में पुष्टि हो गई है। आम आदमी पार्टी के सभी नेता स्वाति मालीवाल को झूठा साबित करने में लगे हैं। टूल किट तैयार हुई और पूरा आम आदमी पार्टी का जो इकोसिस्टम है वो स्वाति मालीवाल को बीजेपी का एजेंट बनाने में जुट गया। यहां तक कि आतिशी मार्लेना जो दिल्ली में मंत्री हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीधा सीधा इस पूरी घटना का आरोप भारतीय जनता पार्टी पे जड़ते हुए उन्होंने ये कह दिया कि भारतीय जनता पार्टी ने केजरीवाल को फंसाने के लिए एक षड्यंत्र रचा। उस षड्यंत्र में स्वाति मालीवाल जबरदस्ती मुख्यमंत्री के आवास पर गई, अपॉइंटमेंट नहीं था, वहां धक्का मुक्की हुई और उसी धक्का मुक्की में झूठ बोलकर अपने ऊपर हमले की कहानी गढ़ी गई। यानी आम आदमी पार्टी की स्वाति मालीवाल, जो अरविंद केजरीवाल की राइट हैंड, आंदोलन के समय से साथी और इतनी भरोसेमंद कि अरविंद केजरीवाल पूरे आम आदमी पार्टी के महिला विंग में से अगर किसी को प्रदेश की महिला आयोग की अध्यक्षा बनाना चाहता है तो वो उसको कहता है कि ये है मेरी शेरनी और उनको चुनता है राज्यसभा सदस्य के लिए। लेकिन तुरंत जब एफआईआर हुई उसके बाद वो बीजेपी की एजेंट हो गई। ताज्जुब देखिए कि जब तक उस घटना के बाद पीसीआर कॉल हुई तब तक भी यह कहा जा रहा था कि इस मामले में एक चुप्पी साधी गई, लेकिन संजय सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो वो भी एक सांसद है और उन्होंने स्वीकार किया कि हां, स्वाति मालीवाल के साथ बहुत बड़ी घटना हुई है, दुर्व्यवहार हुआ है, केजरीवाल जी नाराज है। अब उसमें भी यू टर्न लेते हुए, ये तो आदत है इनकी। तो अब अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि मैं सारे नेताओं को लेकर के बीजेपी के मुख्यालय जाऊंगा क्योंकि बीजेपी हमारी पार्टी को तोड़ना चाहती है। वही पुराना टेप, और वो पुराना टेप बजाते हुए एक बार फिर से नाटक नौटंकी करना चाहते हैं, लोगों का ध्यान भटकाना चाहते हैं उस असली मुद्दे से, जो मुद्दा है एक महिला के साथ शोषण का। आपको बता दूं, स्वाति मालीवाल के ऊपर जो मारपीट का मामला है उसको लेकर मेडिकल कराया गया था और उस मेडिकल में ही सारा केस दरमदार रखता है, क्योंकि जब भी कोई मारपीट की घटना हो या रेप की, यौन शोषण की घटना हो या किसी भी प्रताड़ना की, उस समय मेडिकल ग्राउंड जो है वो इतना सॉलिड चीज होती है कि कोर्ट के अंदर गवाह मुकर सकते हैं, लेकिन मेडिकल ग्राउंड एक बार डिपॉजिट हो गया कोर्ट में, उसी के आधार पर पूरा केस चलता है। स्वाति मालीवाल मन बना चुकी है कि वो इस मामले में कदम नहीं पीछे करेगी और इसीलिए आपको बता दूं, धारा 164 के तहत जज साहब के सामने उसने अपने बयान दर्ज कराए हैं, क्योंकि उसको यह आशंका भी है कि कहीं ना कहीं उसके ऊपर हमला किया जा सकता है, उसकी हत्या कराई जा सकती है। और इसीलिए 164 के बयान दर्ज करने का मतलब होता है कि यदि उस व्यक्ति की हत्या भी हो जाए, वो स्वाभाविक मौत भी मर जाए, तो भी वो केस क्लोज नहीं होगा, क्योंकि बयान पूरे दर्ज हो चुके होते हैं जज के सामने। अब इस मामले में मेडिकल एक बहुत महत्वपूर्ण चीज थी। मेडिकल में यदि यह आता कि कोई मारपीट के निशान नहीं मिले, कोई दुर्व्यवहार के निशान नहीं मिले, तो स्वाति मालीवाल अपनी एफआईआर में कुछ भी लिखवाती रहे, प्रूव करने के लिए हालांकि महिलाओं को एक छूट मिली है। यहां तक कि निर्भया कांड के बाद आपको बता दूं कि जो यौन शोषण की एक परिभाषा है, जिसमें आपको याद होगा महिला पहलवानों ने क्या आरोप लगाए ब्रजभूषण शरण सिंह पे। उन्होंने यह आरोप लगाया कि उन्होंने कंधे पर हाथ रखा, गले से लगाया, गलत नियत से बात की, इस तरह की चीजें लिखी गई जो यौन शोषण की ही कैटेगरी में आती है। सारा हल्ला हुआ, ब्रजभूषण शरण सिंह को फांसी चढ़ाओ, यही आप ये सारे प्रदर्शन कर रहे थे, पूरा इंडिया अलायंस। और यहां तक कि प्रियंका गांधी वाड्रा उन महिला किसानों के साथ जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन कर रही थी और कह रही थी कि ब्रजभूषण शरण सिंह का इस्तीफा हो, उनको फांसी हो, वो दरिंदे हैं, क्योंकि पहलवान महिलाओं के साथ यौन शोषण हुआ है। अब वो यौन शोषण क्या था, उनके एफआईआर में वो लिखा गया, जो एफआईआर उन्होंने कई दिन बाद कराई थी। उसमें क्या लिखा कि हमें गले लगा दिया, मुझे ऊपर उठा दिया। अब ब्रजभूषण शरण सिंह कह रहे हैं कि कहीं मेडल मिला, उस खुशी में मैंने गले लगाया, कुछ करा, वो अलग मुद्दा है। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि यौन शोषण की कैटेगरी में ब्रजभूषण शरण सिंह भी फंसे, क्योंकि एक महिला की इच्छा के बिना यदि कोई उसको हाथ लगाता है, गलत नजर से देखता है, घूरता है, घूरने तक में, और मुंह से कुछ बोलता है,
गलत अपशब्द, यौन इच्छा की इरादा, यह भी यौन शोषण में आता है। अब इसमें विभव कुमार के खिलाफ जो धारा लगी है वो इतनी गंभीर है कि आईपीसी की 308 धारा, 354 बी, 506, 509 ये गैर जमानती धारा है, क्योंकि स्वाति मालीवाल ने लिखा कि जिस समय मुझे मारा पीटा जा रहा था, मेरी शर्ट के बटन खुल गए, मेरी शर्ट लगभग उतरने को हो गई और मेरे प्राइवेट पार्ट पर हमला किया गया, मेरी छाती पर मुक्का मारा गया। ये वो शब्द हैं जो एक एक शब्द यौन शोषण इसको परिभाषित कर रहे हैं। स्वाति मालीवाल को लेकर के जिस तरह से पूरा इकोसिस्टम आम आदमी पार्टी का उसको झूठा साबित करने में लगा है, एक सवाल है, और सवाल यह है कि अरविंद केजरीवाल जो मोदी को तानाशाह कहते हैं, आम आदमी पार्टी के नेताओं को सवाल करना चाहिए, जो कि नहीं कर रहे हैं। गुलाम जैसी स्थिति है, मैं बिल्कुल खुलकर कह रहा हूं। ये आज हालात देखिए कि कोई आम आदमी पार्टी का नेता हिम्मत नहीं कर रहा है कि केजरीवाल जी से ये पूछे कि आप कह रहे हो मोदी तानाशाह है, मोदी से उनके एमपी नहीं मिल सकते, पिछले दिनों ये इस तरह के आरोप लगा रहे थे। आज हालात देखिए, अरविंद केजरीवाल एक प्रदेश के केवल मुख्यमंत्री हैं और उन्हीं की सांसद, उन्हीं की 20 साल पुरानी साथी अगर उनके घर जा रही है तो उनके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं कि वो बगैर अपॉइंटमेंट कैसे सीएम आवास में घुसी। एक सांसद, राज्यसभा की सांसद, केजरीवाल की आंदोलन से रही साथी, उसकी घर में एंट्री नहीं है अगर उसके पास अपॉइंटमेंट नहीं था। जबरन घुसने के आरोप में विभव कुमार ने एफआईआर दर्ज करा दी है कि साहब सिक्योरिटी चक्र तोड़ा, सरकारी काम में बाधा डाली, बगैर अपॉइंटमेंट घर में घुसी जबरन। सोचिए कि क्या मुख्यमंत्री आवास में मुख्यमंत्री से मिलने के लिए कोई आम आदमी जा सकता है? जब एक सांसद नहीं जा सकती तो आम आदमी कैसे घुस सकता है? यही नाम दिया उसको शीश महल। तो इनका झूठ एक उजागर होता है, और वो ये, दिल्ली पुलिस के एक बड़े अधिकारी से मेरी बात हुई, क्योंकि स्वाति मालीवाल ने ये आरोप लगाए कि दिल्ली पुलिस में हिम्मत है तो निष्पक्ष जांच करे, और हमारे विभव कुमार जी की तरफ से जो एफआईआर कराई गई, पहले उसको एफआईआर दर्ज करे, शिकायत को एफआईआर में नहीं बदला है। स्वाति मालीवाल दिल्ली पुलिस को चुनौती दे रही थी, तो मैंने दिल्ली पुलिस के एक रिटायर मेरे अधिकारी हैं, परिचित हैं, उनसे मैंने बातचीत की कि भाई ये क्या कह रही है। उन्होंने कहा देखिए, किसी भी केस में मार पिटाई हो या कोई शोषण का मुद्दा हो, जब कोई पहली बार पहल करते हुए एफआईआर दर्ज कराता है या पुलिस की कॉल करता है, कई बार 112 नंबर कॉल होती है लड़ाई झगड़े में, जिसकी कॉल पहले आई उसको माना जाता है पीड़ित। जब बाद में कोई दूसरा कॉल कराता है, यह होता है क्रॉस केस करने का अड़ंगा। और यह अच्छी तरह पुलिस भी जानती है कि केस को बैलेंस करने के लिए, दूसरे पक्ष पर दबाव बनाने के लिए कई बार पहले पिटाई कर दी जाती है, और जिन्होंने पिटाई करी फिर बाद में जब वो देखते हैं कि व्यक्ति थाने जा रहा है या उसने 100 नंबर कॉल कर दिया, 112 नंबर, तो वो भी क्रॉस केस करने की नियत से कॉल करते हैं। और ऐसे में पुलिस को निर्देश कोर्ट की तरफ से भी है और पुलिस का अपना मैनुअल है। वो क्या करती है, दोनों पक्ष को पहले बिठाती है, और मारपीट वाले मामले में तो जिसकी पहली एफआईआर आई होती है, पहली कॉपी आई होती है, सीधी बात है मेडिकल होगा, मेडिकल में जिसके खिलाफ कुछ ऐसी धाराएं होंगी वो गंभीर माना जाता है। अब सवाल यहां यह भी उठता है कि जो विभव कुमार कह रहे हैं, विभव कुमार की जो एफआईआर कराई गई है, आपको बता दूं उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा कि स्वाति मालीवाल अनाधिकृत प्रवेश कर रही थी, मौखिक दुर्व्यवहार, धमकियां दे रही थी, इस तरह से कराई है। पहली बात तो ये, विभव कुमार कौन है? क्या विभव कुमार अरविंद केजरीवाल जी के सिक्योरिटी हेड हैं? क्या अरविंद कुमार जी की सिक्योरिटी का इंचार्ज हैं? क्या उनकी जिम्मेदारी है कि वहां कौन अंदर घुसेगा कौन नहीं घुसेगा? भाई अगर सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है तो इसकी जिम्मेदारी तो वहां जो ड्यूटी पे तैनात पुलिस के अधिकारी हैं उनकी ड्यूटी बनती है। और उनको आप तभी कहते हैं कि ये जो स्वाति मालीवाल है इसने जबरन प्रयास की कोशिश की है, उसी समय गिरफ्तार होना चाहिए ऐसा आदमी जो मुख्यमंत्री के आवास में उसकी सुरक्षा को खतरा बन जाए। इन आम आदमी पार्टी के नेताओं को घटना के 5 दिन बाद याद आ रहा है कि स्वाति मालीवाल जबरन घुसी थी, दुनिया को मूर्ख समझा है, बाद में आप एफआईआर करा रहे हैं, पहले क्यों नहीं कराई? और महिला को दूसरी तरफ यह छूट है कि यदि किसी महिला के साथ उत्पीड़न होता है, यौन शोषण होता है, बलात्कार होता है,
तो वो महिला, आपने देखा मी टू कैंपेन जब चला था, किसी ने 5 साल बाद वो एफआईआर कराई है कि मी टू, और उसमें एक्शन हुए हैं, क्योंकि ये महिला को आजादी कानून ने दी है, क्योंकि वो एक मानसिक टॉर्चर से गुजरती है, मानसिक ट्रॉमा से गुजरती है महिला। ये माना जाता है कि शोषण की स्थिति में महिला सामान्य नहीं होती और इसलिए उसको छूट दी है। दूसरी छूट स्वाति मालीवाल को कानून की तरफ से यह है क्योंकि वो एक महिला है, भारत के किसी भी थाने में वो मनमर्जी की एफआईआर को ट्रांसफर करा सकती है, केस को ट्रांसफर कर सकती है। तो इसीलिए अभी तो स्वाति मालीवाल ने कुछ एक्शन नहीं लिया है, केवल मेडिकल हुआ है, जज साहब के सामने बयान हुए हैं, और ये जो आम आदमी पार्टी के नेता वीडियो डाल के स्वाति मालीवाल को झूठा साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से बता रहा हूं, जो मेरे पास खबर है कि अभी स्वाति मालीवाल की तरफ से वीडियो आने बाकी हैं, और जब स्वाति मालीवाल फाइल खोलेगी तो वो फाइल कश्मीर फाइल, केरला फाइल, इससे भी ज्यादा बड़ी फाइल होगी, और एक एक करके जब परतें खुलेंगी तो उस परतों में ये पूरी आंधी में आम आदमी पार्टी उड़ने वाली है। स्वाति मालीवाल, उसको कोई किसी की बैक की जरूरत नहीं है, किसी की सपोर्ट की जरूरत नहीं है, उसको कानून की पूरी जानकारी है, पढ़ी लिखी है, अरविंद केजरीवाल के हर राज को जानती है, उनकी नस नस से वाकिफ है, और इसीलिए अरविंद केजरीवाल जो पैंतरे चल सकते हैं, उनके पीए जो पैंतरे चल सकते हैं, उसको देखते हुए ही स्वाति मालीवाल ने समय लिया और उसके बाद डिसीजन किया कि मैं कब एफआईआर कराऊंगी। बड़ी एक अंदर की खबर बता रहा हूं, जैसा मैंने कहा आम आदमी पार्टी के एक बड़े नेता ने बताया कि स्वाति मालीवाल ने ही ये जो संजय सिंह हैं, ये जब घर पे मिलने गए थे ना, घर पे मिलने स्वाति मालीवाल के साथ, मारपीट की घटना सुनी, फिर एफआईआर की बात हो रही थी, थाने से वापस चली गई, ये संजय सिंह ही थे जिन्होंने बातचीत की और उसके बाद वो थाने से उठकर बगैर एफआईआर के चली गई। मामला समझौते का चल रहा था, और इस बीच में जितनी कॉल हुई हैं, जो मैसेज आए हैं, चाहे वो आतिशी मारलेना के हों, चाहे संजय सिंह के हों, ये सब के सब रिकॉर्ड स्वाति मालीवाल ने अपने पास रखे हुए हैं, और अगले कुछ घंटों में या अगले कुछ दिनों में आप सीरीज देखेंगे कि वो हर मैसेज जो इस घटना से रिलेटेड है, स्वाति मालीवाल पुलिस को भी नहीं देगी, पुलिस के अलावा वो मीडिया में भी देगी, पब्लिक करेगी, इनकी एक एक की पोल पट्टी खुलेगी जो ये स्वाति मालीवाल को झूठा साबित करने में लगे हैं। जहां तक रही बीजेपी की बात, केजरीवाल जी कहते हैं बीजेपी हमारे नेताओं को जेल में डालना चाहते हैं, हम तो सारे इकट्ठे होकर मुख्यालय जा रहे हैं, पकड़ लो जी हमें। तो भाई गलती करोगे तो पकड़े ही जाओगे, और जो गलती नहीं करेगा वो कतई नहीं पकड़ा जाएगा। तो केजरीवाल जी बीजेपी मुख्यालय क्यों जा रहे हैं? बीजेपी तो नहीं पकड़ रही है, शराब घोटाला हो या कोई भी घोटाला पकड़ेगी पुलिस। दूसरी बात, केजरीवाल जी को आप देखिए वो क्या कहते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, और ये सारे नेता बोलते हैं हमने दिल्ली में अच्छे स्कूल बनाए, हमने दिल्ली में फ्री में दवाइयां दी, हमने मोहल्ला क्लिनिक बनाए, इसलिए हमें जेल में डाला जा रहा है। आप पूरे देशवासियों से मैं पूछना चाहता हूं, इस देश में जितने भी राज्य हैं, 28 राज्य हैं ना, उन सबके मुख्यमंत्रियों ने अस्पताल स्कूल अपने अपने राज्यों में बनवाए हैं, उन सबको उठा के जेल में क्यों नहीं ईडी पकड़ के डाल दे रही है? क्या किसी को अस्पताल या स्कूल बनाने का सजा मिलती है? उत्तर है नहीं। फिर केजरीवाल जी एक नैरेटिव चला रहे हैं कि हमने अच्छा काम किया, वो कहते हैं हमने जो है फ्री की दवाइयां दी। भाई भारत में कितने राज्य हैं, सब राज्यों में सरकारी अस्पताल में दवाई फ्री ही मिलती है। कौन सा राज्य ऐसा है जहां सरकारी अस्पताल में पैसे से दवाई मिलती है? तो केजरीवाल जी के मोहल्ला क्लिनिक हो या सरकारी अस्पताल, उनमें अगर फ्री दवाई दे रहे हैं तो वो वही कर रहे हैं जो उत्तर प्रदेश में हो रहा है, वही कर रहे हैं जो बिहार राज्य में हो रहा है, वही हो रहा है जो हरियाणा में हो रहा है। लेकिन नैरेटिव ऐसा बनाया जाता है जैसे कि दिल्ली में ही केवल फ्री में है, बाकी सब जगह तो राज्य सरकार पैसे ले रही है। दूसरी बात रही स्कूल की, आपको बता दूं अगर इनके अस्पताल बढ़िया हैं, वर्ल्ड क्लास, तो सारे इलाज कराने जाते हैं प्राइवेट में। कुल मिलाकर के झूठ बोलकर जनता को भड़काया जाता है, भटकाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अब आम आदमी पार्टी का खात्मा इसलिए होगा क्योंकि अब उन्हीं के अंदर टूट फूट होने जा रही है। स्वाति मालीवाल से पंगा लिया है, और स्वाति मालीवाल एक महिला है, इसमें बीजेपी का कोई रोल अभी तक तो मुझे नहीं दिख रहा है।
भारतीय जनता पार्टी अगर इस तरह के एलिगेशन लगाकर किसी को फंसाने की बात करे तो क्या आम आदमी पार्टी के सांसद लेवल का कोई बंदा इतना नीचे गिर सकता है कि वो बिक सकता है, बीजेपी से मिल सकता है? ये तो फिर केजरीवाल जी को अपने आप से पूछना चाहिए कि उनकी सबसे भरोसेमंद साथी बीजेपी से कैसे मिली। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।